Mm. Om Gang Ganpataye Namaha. Namaskar. Myself Nisha Sharma. I welcome you all in this day 3 basic Vedic learning course. And this program is organized by Astroverse, Astrological Studies Training and Research Organization. जन्म लेने के तुरंत बाद से ही हर क्षण जैसे जैसे बदलता है, व्यक्ति के जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, अनेक इवेंट्स होते हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कम अच्छी होती हैं। बहुत सारी चीजें या इवेंट्स लोगों के साथ कॉमन होते हैं, जैसे शादी होना, शिक्षा, जॉब। मैं एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में कॉमन होते हैं। और कुछ लोगों के बहुत स्पेशलिटी उनके अंदर होती है, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या उनके अंदर कोई और विशेष गुण होता है, तो ये भी समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसको हम आज यही बात आगे करने वाले हैं, भावों के एट्रीब्यूट्स और उनके आपस के कनेक्शन के बारे में। जीवन में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भावों के साथ कनेक्ट होते हैं, उन भावों के डोमेन में होते हैं। कल जब आपने राशियां पढ़ी थी तो राशियों में आपने देखा था कि किस तरह से जोडिएक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और वो जो 12 पार्ट्स में राशियां होती हैं, वो राशियां एक एक भाव में एक एक राशि होती है। और आज हम भाव की बात कर रहे हैं। भाव फिक्स्ड होते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। भाव फिक्स्ड होते हैं, राशियां और प्लैनेट्स उनमें से ट्रेवर्स करते रहते हैं। आज हम डे 3 को बात करेंगे कि कुंडली के 12 भाव के एट्रीब्यूट्स और उनके आपस के कनेक्शन। ये एक बहुत ही बड़ा और बृहद विषय है। मैं कोशिश करूंगी कि महत्वपूर्ण इवेंट्स को उनके भावों के साथ डिस्क्राइब कर सकूं। कुंडली के हाउस या भावों की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बस थोड़ा सा पीछे। ये जो पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। इट कंटेन्स hundreds of billions of stars. Whole galaxy revolves around the center. और इस सेंटर ऑफ गैलेक्सी को वैदिक टर्म में विष्णु नाभि या गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। Our solar system is located here as indicated by red dot. यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम। अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो हमको दिख रहा है कि पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए लोकेट हो रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में इन सबको हम जियोसेंट्रिक मॉडल के आधार पर स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम चूंकि अर्थ पे रह रहे हैं और विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम सारे प्लैनेट्स का डिस्टेंस और उनके कनेक्शंस को लेते हैं, उनकी लोकेशन को लेते हैं। तो जियोसेंट्रिक मॉडल पे हम ज्योतिष में काम करते हैं। इसमें 360 डिग्री विजिबल स्काई जो अर्थ से विजिबल होता है, उसको 12 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्टर 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के 12 इक्वल सेक्टर्स से 12 भाव बनते हैं। भावों की पोजीशन हमेशा ही स्थिर रहती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, तो हम रूम्स में जा सकते हैं, उनसे निकल सकते हैं, लेकिन वो रूम्स स्थिर होते हैं। वैसे ही ये हाउस भी स्थिर हैं और इन हाउस में से सभी प्लैनेट्स निकलते रहते हैं और राशियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन हाउस फिक्स है। हमारे शीयर्स ने इनके ऊपर कुछ और तारों के समूह को देखा, ऑब्जर्व किया, जिनके आपस के कोऑर्डिनेट्स एंड ओरिएंटेशन फिक्स्ड थे। इनको 27 समूहों में रखा गया, जिनको कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र कहा गया है। ये
नक्षत्रों के बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इसको हम यहीं रोकते हैं। हम वापस कुंडली के हाउस और भावों की बात करते हैं। ये इंफॉर्मेशन भावों को स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उस स्टडी को आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो अभी इसको यहीं तक रखते हुए हम आगे भावों के बारे में बात करते हैं। ये कुंडली का स्वरूप है। मध्य भारत और उत्तर भारत में यही शेप और स्वरूप फॉलो किया जाता है। साउथ या वेस्ट में हम अलग, थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस हॉरोस्कोप में आपको दिख रहा है 1 से 12 तक के 12 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स जो मिडिल में डायमंड कट बॉक्स है, इसको असेंडेंट बोलते हैं। और यहाँ से फिर काउंटर क्लॉकवाइज जब काउंट करते हैं तो 2, 3, 4 एंड देन 12 तक ये सारे हाउसेस होते हैं। जीवन की समस्त अच्छी, कम अच्छी सभी घटनाएं इन्हीं में से किसी ना किसी हाउस के डोमेन में होती हैं। इन भावों, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए मनुष्य के सभी जीवन के मुख्य बिंदु, मैक्सिमम मुख्य बिंदु मैंने कवर किए हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स में समझते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउसेस। ए, मैटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू लग्न, मैटर्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लग्न, पर्सनल रिलेशंस, बॉडी पार्ट्स एंड डिसीजेस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एट्रीब्यूट्स। ये सारे के सारे जो कुंडली में भाव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगन के लिए, व्यक्ति के लिए ही हैं। उसी के जीवन में होने वाली घटनाएं या उससे संबंधित जो भी कुछ है इस पृथ्वी पर, यूनिवर्स में, जो भी कुछ चीज वो अट्रैक्ट कर सकता है, जो उसके पास है, वो सब इन्हीं 12 भावों के डोमेन में ही होता है। मैटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू लगना वो कौन से हैं? जैसे कि व्यक्ति का हेल्थ, एज, उसका कॉम्प्लेक्शन, रंग रूप, एक्सप्रेशंस, भाव भंगिमाएं, स्वभाव, मानसिक क्षमताएं, किसी भी सुख दुख को अनुभूति करने की उसकी एक अपना ही तरीका होता है, और उनकी प्रतिक्रिया भी हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग तरह की होती है। उसका व्यक्तित्व और कुछ स्पेशल विशेषताएं जो उसके अंदर होती हैं, ये सब लग्न से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा जो कुछ होता है वो सब लग्न से ही कनेक्टेड है, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे कि वो मैटर्स जो कि जातक के लिए हैं, जातक के अंदर नहीं है, जैसे उसका घर, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, वाहन, व्यवसाय, पार्टनरशिप, एजुकेशनल डिग्री, ये उसके लिए है। अगर ये नहीं भी होंगी तो भी उसकी लाइफ चलेगी, लेकिन अगर होंगी तो लाइफ इजी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशंस। लगन में अगर हम हैं, हम यहां से रिलेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी जानकारी इसको देंगे, बाकी फिर हम डिटेल स्टडी आगे करते हैं। लगन हम हैं, 7th हाउस स्पाउस है, 5th हाउस चिल्ड्रन, 9th फादर, 4th मदर, ये सब हमारे रिलेशंस हैं। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन, तो अगर हम 4th हाउस से बात करें तो 4th हाउस मदर है, मदर के छोटे भाई बहन, मदर के हाउस से 3rd हाउस, 6th हाउस, तो वो हम अपने छोटे मामा या मौसी का मान सकते हैं। 6th से 7th जो कि 12th हाउस है, ये उनका स्पाउस। इसी तरह से हम बाकी के भावों को भी आपस में रिश्तों से कनेक्ट करते हैं। हम परिवार में, समाज में रहते हैं, हमारे आसपास सभी रिश्ते हैं। 3rd हाउस से हमारा दायां तरफ रहने वाले पड़ोसी के बारे में हम बात कर सकते हैं, हमारी ही कुंडली से। लाइफ में यूं ही कोई किसी से कनेक्ट नहीं होता, यूं ही कोई किसी के आसपास नहीं बसता, यूं ही कोई किसी से बात नहीं करता। उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। हमारा कहीं ना कहीं कोई, किसी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन होता है जो हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो हमारे जो पड़ोसी बनते हैं, वो दाईं तरफ रहने वाले पड़ोसी 3rd हाउस से देखते हैं, तो बाईं तरफ रहने वाले 11th हाउस से देखते हैं।
इस तरह से और भी आगे सभी रिलेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम अपने हॉरोस्कोप से। अगर किसी का हॉरोस्कोप हमारे पास है तो उसको रोटेट करके हम उसके रिश्तों के बारे में भी बात कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स एंड डिसीजेस। लगन, यहां से हमारा सर और सर के आसपास का एरिया हम यहां से देखते हैं। दूसरे भाव में चलते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, जो हमारा फेस में है वो सारी चीजें सेकंड हाउस से दिखाई देते हैं। फिर थर्ड हाउस से शोल्डर, आर्म्स, फोर्थ हाउस लंग्स, फिफ्थ हार्ट, सिक्स एब्डोमेन। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा एट्रीब्यूट, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास। सेवंथ हाउस स्पाउस, नाइन्थ फादर, और इसी तरह से सॉरी रिलेशंस हो गया था। सेवंथ हाउस हमारे कमर से नीचे के बॉडी पार्ट्स, एट्थ हाउस जेनाइटल्स, नाइन्थ थाइज, 10th हाउस घुटने, 11th पिंडली और 12th हमारे पंजे। इसमें भी 1 से 6 तक बॉडी के राइट पार्ट होते हैं, बॉडी का राइट पोर्शन के सारे पार्ट्स होते हैं, और 7th से 12th तक बॉडी के लेफ्ट साइड के पार्ट्स होते हैं। वैसे ही 1 से 6 तक फ्रंट पार्ट्स होते हैं और 7 से 12 तक बैक पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम 4 से लंग्स को देखते हैं तो 10th से बैक को देखते हैं। इस तरह से हम बॉडी के सारे पार्ट्स को इन्हीं 12 भावों में देख सकते हैं। अब वहां पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई सर्जरी है या कोई अनइजीनेस है, तो उनको हम ग्रहों के साथ कनेक्ट करते हुए भाव यहां से देखें। फिक्स्ड एंड वेरिएबल एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स। जीवन में कुछ इवेंट्स फिक्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। भावों के वो एट्रीब्यूट्स जो फिक्स हैं, जो किसी भी तरह से हम उनको चेंज नहीं कर सकते, और कुछ इवेंट्स हैं जो दशा भुक्ति अंतरा चेंज होने पर चेंज होते चले जाते हैं। जैसे कि हमारा स्वभाव या हमारे परिवार, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिन लोगों से हम कनेक्टेड हैं, वो सब फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स हैं इन भावों के, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, जो भी इस तरह की चीजें हैं, हमारा रंग रूप। और कुछ इवेंट्स हैं या कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको समय के साथ वो चेंज हो जाते हैं, स्वतः ही चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे दशाएं बदलती हैं। और इसी कारण जब भी किसी व्यक्ति की महादशा या अंतरदशा बदलती है तो उसका व्यवहार बदलता है, और उस व्यवहार के हिसाब से भी बहुत बार व्यक्ति को देखकर जज किया जा सकता है कि संभवतः इसकी ये प्लेनेट की दशा शुरू है। जैसे शनि की महादशा व्यक्ति की अगर शुरू है तो बहुत सिंसियर हो जाएगा, थोड़ा सा लेजी हो जाएगा, पूजा पाठ की तरफ ध्यान हो जाएगा, आइसोलेशन उसको पसंद आने लगेगा। वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति के ये इवेंट्स चेंज होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बचपन में बहुत स्टूडियस होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई की तरफ काफी अच्छा उनका फोकस होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में वो चेंज हो जाता है, उनका पढ़ाई की तरफ से फोकस हट जाता है, या फिर वाइस वर्सा। हमारे शेयर्स ने इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सारी घटनाओं को 12 भावों से कनेक्ट किया, और जिनको समय अंतराल के साथ में देखते देखते जब हम पाते हैं कि ये इवेंट्स हमारे इन्हीं भावों से रिलेटेड हैं, लेकिन कोई भी भाव एक अकेला घटना नहीं देता है, उसके साथ कनेक्शंस होते हैं, और भावों के साथ मिलकर वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक लिंकेज बनाते हैं, जिससे तभी वो घटना होती है। और ये लिंकेज वो दशा भुक्ति अंतरा के समय बनाते हैं स्पेशली। इसमें भी 2 तरह की बात है। एक तो चार्ट आपका क्या कहता है, कितना पोटेंशियल लिए हुए है किसी घटना को देने के लिए, उसमें कितनी सामर्थ्य है। अगर वो सामर्थ्य है तो वो मिलेगी कब। किसी व्यक्ति को धन मिलने वाला है, उसको बता दिया कि आप बहुत धनी होने वाले हो, या आप बहुत उच्च शिक्षा लेने वाले हो, ये तो है, ठीक है, लेकिन कब मिलेगा वो धन, उसको हम दशाओं के साथ, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे देख सकती हूँ।
लेकिन ये हमारी बेसिक वैदिक लर्निंग प्रोग्राम है, तो इसके अनुसार ही मैं आगे चल रही हूँ। मुख्य रूप से कुंडली के अगर 12 भावों को वन वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो ये कुछ इस तरह से है। फर्स्ट भाव, इसको हम लग्न भाव बोलते हैं। सेकंड, धन भाव। थर्ड, पराक्रम भाव। सुख भाव, देन फिर आगे संतति भाव। रिपु, इसको रोग ऋण रिपु इस तरह से भी बोलते हैं। सेवंथ, जाया भाव। एट्थ, मृत्यु या जीवन भाव, दोनों ही नाम से जाना जाता है। 9th हाउस भाग्य भाव। 10th कर्म। 11th लाभ भाव और 12th व्यय भाव। फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं, जिसको अभी हमने तन भाव बोला या लग्न भाव बोला। ये हमारा पूरा फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है। फिजिकल बॉडी, हमारी इंडिविजुअलिटी, बॉडीली फीचर्स, स्ट्रेंथ, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज द एक्सप्रेशन ऑफ असेंडेंट। जो हम फिजिकल फीचर्स या फिजिकल बॉडी से हम अपीयर होते हैं, उसका एक्सप्रेशन सेकंड हाउस से होता है। दूसरा, जो भी हम लाइफ में पोजेस करते हैं, हमारा जो भी पोजीशंस हैं, वो सेकंड हाउस होता है। एक्सप्रेशन हमारे स्पीच के रूप में हो सकता है, हम कैसा बोलते हैं, हमारी वॉइस की क्वालिटी क्या है, या हमारे पास धन कितना है, हमारे पास एजुकेशनल डिग्रीज कितनी है। ये सब हमारा ही एक्सप्रेशन है, जो हमको ही एक्सपेंड करता है, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे ऑरा को एक्सपेंड करता है। तो ये सब सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस में इमीडिएट फैमिली को भी देखा जाता है। इमीडिएट फैमिली मीन्स जो लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, सभी लोग वो इमीडिएट फैमिली में आते हैं। और लग्न, इसके साथ सेकंड हाउस में वो जो भी कुछ पाती है, अपने इस पोजीशन से उसको सिक्योरिटी मिलती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो ज्ञान हो, या वो उसका धन हो, या उसका परिवार हो। थर्ड हाउस, सेकंड हाउस हमारी स्पीच थी, लग्न का वृद्धि भाव था, लग्न का एक्सप्रेशन था। तो थर्ड हाउस जो है वो सेकंड का वृद्धि भाव है। मास कम्युनिकेशन, सेकंड भाव से स्पीच था, तो थर्ड से मास कम्युनिकेशन है। करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, और जो भी कुछ हम दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए जिन साधन का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। बॉडी में ये हमारे आर्म्स और शोल्डर्स हैं। यंगर सिबलिंग्स और छोटी यात्राएं, जनरली जो जॉब के लिए कुछ लोग डेली टू एंड फ्रो करते हैं, दूर तक जाते हैं, कहीं अप डाउन करते हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस मीन्स घर से बाहर जाना, जस्ट। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस तो मेनली मदर के लिए बोला गया है, हमारे इमोशंस और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस घर के वातावरण को दिखाता है, वो घर जहां हमको बहुत पीस फील होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित हम जब छोटे होते हैं माँ की गोद में ही महसूस करते हैं, वहीं सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो फोर्थ हाउस को माँ, प्राइमरी लर्निंग्स, जो हम घर में संस्कार पाते हैं, माँ से सीखते हैं, या हमारे एक छत के नीचे रहने वाले वो परिवार के सारे मेंबर्स से सीखते हैं। परिवार का अपना एक कल्चर होता है, हर एक परिवार का, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। बॉडी में अगर हम कहें तो चेस्ट, लंग्स, ब्रेस्ट फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, व्हीकल, फैक्ट्रीज, और अगर व्यक्ति कुछ बड़े पद पर है और वो किस पद पर जाना चाहता है जहां उसको अथॉरिटी मिले, वो सीट ऑफ पावर भी फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। फिफ्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट चिल्ड्रन, प्लेजर, लव रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स, डांस एंड अदर क्रिएटिव एक्ट्स जो भी हम करते हैं। एक्चुअली फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है,
और इसमें से सबसे पहली क्रिएटिविटी तो चाइल्ड बर्थ ही होता है, इसलिए इसको चिल्ड्रन, हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी कहा गया है। एंटरटेनमेंट का हाउस है। साथ ही गेन्स विदाउट पेन, जैसे कि शेयर मार्केट से, गैम्बलिंग से, फ्रीलैंसिंग व्यक्ति करता है इसमें, फिफ्थ हाउस अगर बहुत प्रोमिनेंट है तो। फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स में गुड कर्मास भी आते हैं, आपकी सोच आती है, क्योंकि हमारा ज्योतिष जो है वो कर्मफल सिद्धांत पर काम करता है। हम आगे जो जन्म लिया है हम लोगों ने, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उससे हमारी सोच बनती है। हम पूजा पाठ अगर करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये सब प्रीवियस कर्मास के, पुण्य कर्मास के कारण ही करते हैं, और ये फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। आर्टिस्टिक एबिलिटीज, किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी फिफ्थ हाउस में होता है। सिक्स्थ हाउस जैसा अभी हमने उस समय वन वर्ड में देख रहे थे, तो हमने देखा था कि वो रिपु भाव कहा गया उसको, रोग ऋण रिपु भाव है। ऐसा नहीं कि ये इतना ज्यादा खराब है कि रोग ऋण और रिपु ही देगा, इसमें से बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकलती हैं, मिलती हैं। बिना सिक्स हाउस के बहुत कुछ मिलेगा नहीं, मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं होंगे। सर्विस अगर करते हैं, नौकरी है, वो भी एक तरह से सर्विस ही है, वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। हाउस ऑफ कंपटीशन है, विनिंग इन कंपटीशन सिक्स्थ हाउस से है। इलनेस, छोटी मोटी इंजरी, सीजनल इन्फेक्शंस हैं, सीजनल डिसीजेज हैं, वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारा डेली रूटीन है, जो हम ऑफिस जाते हैं या हम स्कूल जाते हैं विद्या लेते समय, जहां भी कहीं हम किसी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस है। बॉडी पार्ट्स में एब्डोमेन और गैस्ट्रिक ट्रबल्स सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। सेवेंथ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इज मैरिज। इसलिए सेवेंथ हाउस को पार्टनरशिप और मैरिज दोनों के लिए देखा जाता है। इसको समटाइम्स हम बिजनेस का बोलते हैं, बिजनेस का हाउस। बिजनेस का हाउस अगर ये पार्टनरशिप है तो सेवेंथ हाउस है, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सेवेंथ हाउस नहीं है, फिर ये फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस व्यक्ति का अपना खुद का अपना एनवायरनमेंट, जहां वो पीस फील करता है, जहां किसी के दबाव में नहीं रहता, उसका अपना बिजनेस होता है, इसलिए उसको हम फोर्थ से देखते हैं। अदरवाइज ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो फिर हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं उसको। सेवेंथ हाउस लग्न के लिए सपोर्टिव हाउस है। जैसे पार्टनर हमको बिजनेस में हेल्प करता है, जैसे फैमिली में स्पाउस हमको हेल्प करते हैं, वैसे ही सेवेंथ हाउस, और हर हाउस का सेवेंथ हाउस उसको सपोर्ट करने वाला हाउस है। बॉडी पार्ट्स में देखेंगे तो इलनेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड किडनीज, इसको सेवेंथ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस, एस्ट्रोलॉजी में एट्थ हाउस सडन गेन्स का और सडन लॉसेस का भी है, लेगेसीज, इंश्योरेंस, इन सब के लिए है। एट्थ हाउस को बड़ी बीमारियां, जिनको फैटल डिसीज भी बोलते हैं, बहुत बड़े टेंशंस, डिप्रेशंस, ये सब एट्थ हाउस से होते हैं। डिफेम, डिले, डिफेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, डिफीट, डिप्रेशन, 5 Ds बोलते हैं एक्चुअली इनको, एट्थ हाउस के 5 Ds, डिप्रेशन, डिफेम, डिले, डिससेटिस्फेक्शन, डिफीट एंड एक्सीडेंट, डिसीजेस, ये भी एट्थ हाउस के डोमेन में ही है। एट्थ हाउस के डोमेन में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, और मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, एट्थ हाउस, और वो इसका कारण है उसका इंट्यूटिव होना। जिसका एट्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट है वो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा हंचेस होते हैं, और वो नेचर से अपने आप को, नेचुरली फ्लो जो उनके अंदर होता है इंट्यूशन का, वो नेचर से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरह के हो सकते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति नेगेटिव साइड में जा सकता है, या नेगेटिव साइड का व्यक्ति अच्छी तरफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे एडिक्शंस हैं जिनको भी, वो जब एडिक्शन से बाहर आते हैं तो उनको एट्थ हाउस चाहिए, और वो भी तब जब वो एट्थ हाउस पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहा हो।
कनेक्ट होने का मैंने पहले ही बताया है, कनेक्ट होता है वो दशाओं में। इसका लाइफ के जो डार्क साइड्स हैं वो भी बैड कर्मास या हिडन सोर्सेज ऑफ वेल्थ, उनको भी 8th हाउस ही शो करता है, वो 8th हाउस के डोमेन में ही होते हैं। 9th हाउस धर्म भाव या भाग्य भाव के नाम से मेनली 9th हाउस को जानते हैं। रिलीजियस इंस्टिंक्ट, हमारे गुरु, हायर एजुकेशन, एथिक्स, हायर लर्निंग, वो फॉर्मल हो या अनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, कैसी भी हो सकती है। हायर लर्निंग, इनफॉर्मल हायर लर्निंग भी व्यक्ति की बहुत ज्यादा हो सकती है उससे जिसने फॉर्मल लर्निंग लिया है, जिसके पास डिग्रीज हैं। तो डिपेंड करता है कि ये 9th हाउस किस तरह से ग्रहों से या दूसरी चीजों से प्रभावित है। टेम्पल्स, वर्शिप प्लेस, लॉन्ग जर्नी, ये 9th हाउस ही देता है। हाउस ऑफ विजडम भी इसको कहा जाता है। इट गिव्स अ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की स्टडीज भी यही देता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी जो स्टडीज हम करते हैं वो 9th हाउस के प्रोमिनेंट होने के बाद ही कर पाते हैं। 3rd हाउस से हम लेखन करते हैं, राइटिंग स्किल्स, क्योंकि वो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, हम जो लिखते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं, या तो बोल के या तो लिख के, तो वो लेखन का हाउस है। लेकिन प्रोमिनेंट राइटिंग स्किल्स बाय ओन विजडम ये 9th हाउस से आती है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हर हाउस का 7th हाउस उसका सपोर्टिव हाउस ही होता है, उसको सपोर्ट देता है। तो वैसे ही हम राइटिंग कहीं से लिखा पढ़ा हुआ हम जब लिखते हैं वो 3rd हाउस है। जैसे कि हम एग्जाम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और फिर हम 3rd हाउस से एग्जाम लिखते हैं। लेकिन 9th हाउस से जब हम लिखते हैं वो हम रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो लेखन होता है। या हम कोई बुक लिखते हैं अपने खुद के विजडम से, जब हम लिखते हैं वो 9th हाउस का लेखन है। लॉन्ग जर्नीज, अननोन प्लेस के लिए या किसी अननोन डायरेक्शन में, स्वयं की खोज में भी जब लोग निकलते हैं तो वो भी 9th हाउस ही होता है। स्वयं की खोज करना, इस ब्रह्मांड में एक्चुअली मैं क्या हूं, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूं, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं, ये सारे सवाल भी 9th हाउस के डोमेन में आते हैं। 10th हाउस, इसको वन वर्ड में कर्म भाव कहते हैं। जीवन में व्यक्ति का अधिकतर समय कुछ ना कुछ काम करते हुए ही व्यतीत होता है। वो जब कुछ नहीं भी कर रहा होता है तो वो भी एक तरह का नहीं करने वाला कर्म है, कि बैठे हुए हैं एक जगह, मतलब कुछ ना कुछ स्थिति में, किसी स्टेट में उसका समय गुजरता है। उसी स्टेट को देखने के लिए ये 10th हाउस हमको दर्शाता है, उन सबको दिखाता है। ये हमारा वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, अथॉरिटी, पावर, सोशल स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन, नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे, इसके बारे में इंडिकेशन 10th हाउस देगा। और फिर वो पर्टिकुलर हाउस, फ्रीलांसिंग 5th हाउस, नौकरी है तो 6th हाउस, प्राइवेट नौकरी है तो 7th हाउस, पार्टनरशिप है तो 7th हाउस, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो 4th हाउस। इस तरह से ये 10th हाउस जहां भी कनेक्ट होगा उसको फिर हम उसके प्रोफेशन या उसके ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन 10th हाउस के डोमेन में व्यक्ति का ऑक्यूपेशन आता है, मैक्सिमम कर्म आता है, जीवन का अधिकतर समय जिसको वो करते हुए गुजारता है। 10th हाउस से ही वो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में, कुछ ऊंचा करने की, बड़ी हाइट्स तक पहुंचने की, रिकॉग्निशन मिलता है, रेस्पेक्ट भी 10th हाउस से ही मिलता है। 11th हाउस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस को मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही लाभ भाव है। हर चीज के लाभ, व्यक्ति को जो भी कुछ मिलना है उसके लिए लाभ भाव का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क भी है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इनकम एंड गेन्स का हाउस है। प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, प्रॉफिट्स, वेल्थ, अबंडेंस, वो जिस तरह के हाउस से कनेक्ट होगा उसकी अबंडेंस देगा। किसी को नॉलेज की दे सकता है, किसी को रिसर्च के बारे में दे सकता है, किसी को वेल्थ के बारे में दे सकता है, किसी को बड़ी फैमिली के बारे में दे सकता है। बहुत सारी बड़ी जॉइंट फैमिली एक साथ रह रही है, अबंडेंस, क्योंकि वो 11th हाउस प्रोमिनेंटली जहां से कनेक्ट हो रहा है वहां के अबंडेंस को बताएगा। यहाँ से बड़े भाई बहन भी देखे जाते हैं, 11th हाउस के डोमेन में है। एनजीओज,
आपके फ्रेंड्स, ये भी सोशल एक्टिविटीज 11th हाउस है। 12th हाउस बीइंग द लास्ट हाउस ऑफ ज़ोडिएक, इट कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल। 1 से लेके 11 तक हमने जो भी कुछ किया सब 11th हाउस तक हमने गेन कर लिया। उसके बाद अब ये लास्ट हाउस है, यहाँ लाइफ साइकिल एंड होने के पास है, इसीलिए हम इसको वानप्रस्थ आश्रम में भी काउंट करते हैं, जब व्यक्ति को अपना अपना अधिकार, अपना उत्तराधिकार सौंप देना होता है। ये हाउस देने का हाउस है, डिटैच हो जाने का हाउस है। आप जो भी कुछ आप लिए हैं अपने अधिकार में, अपने धन के रूप में या फैमिली में भी, बाहर भी, उस सब से डिटैच हो जाने का हाउस है। लेकिन डिटैच होके फिर करेंगे क्या? डिटैच होके धर्म की तरफ चलेंगे, खुद की खोज की तरफ चलेंगे। आइसोलेशन का हाउस है। अच्छी बात है, जिसको पहले अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन आजकल तो बहुत अच्छा माना जाता है। फॉरेन ट्रेवलिंग का हाउस है। मॉन्क्स, सेजेस जो भी हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं, खुद की खोज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आश्रम्स में जाके रहते हैं, उनके लिए ये हाउस कुछ पहले ही कनेक्ट हो जाता है दशाओं में। अगर ये हाउस अफ्लिक्टेड है तो इट लीड्स टू ए जेल सेंटेंस, हॉस्पिटलाइजेशन, स्लीपलेसनेस, परमानेंट सेपरेशन, सीक्रेट एनिमीज। व्यक्ति को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी यहीं से आता है। और कुछ ऐसे काम जो सोसाइटी में मान्य नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए, समाज के लिए हितकर नहीं होते, बहुत अहित देते हैं, वो 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। ये सब भावों के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सामान्यतः सबके आसपास ही देखे जाते हैं, या हम सभी इनको अनुभव करते हैं। हम खुद के जीवन में नहीं तो हम अपने आसपास जानने वालों के या लोगों के जीवन में इन सभी एट्रीब्यूट्स को अनुभव करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पूरे 1 to 12 भावों के डोमेन में होते हैं। सबको यहाँ एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन वो मेन एट्रीब्यूट्स जिनसे हम सब मैक्सिमम रूबरू होते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। भावों से संबंधित एक और प्रिवलेंट कंसेप्ट है कि यहाँ 6th, 8th एंड 12th हाउस, इनको त्रिक भाव कहा गया है। त्रिक भाव जो हमको जीवन देते हैं, हमको मीन्स लगन को जीवन में प्रॉब्लम्स देते हैं। कि 6, 8th और 12th, इनका मतलब ये नहीं है कि बाकी हाउसेस से प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम बाकी ही आता है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंटली वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम सभी कभी ना कभी रूबरू होते हैं, इनको त्रिक भावों में शामिल किया गया है। असामान्य और बड़े अचीवमेंट्स और ग्रोथ ये भी इन्हीं हाउसेस से मिलती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। त्रिक भाव कहा गया है, लेकिन जो फर्श से अर्श पर पहुंचने के जो अचानक वाली घटनाएं होती हैं वो भी इन्हीं हाउसेस की वजह से होती हैं। हम ही लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा बहुत कुछ अलग कर जाता है अचानक से। टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया है, मेडिकल की भी पढ़ाई अगर एक बैच कर रहा है तो उनमें से कोई एक ही डॉक्टर होता है जिसके प्रिस्क्रिप्शन, जिसका डिसीज को पकड़ लेना राइट टाइम पर, ये बहुत उसको फेमस बनाता है, उसके हाथ में शफा होती है, बहुत अच्छी सर्जरी कर सकता है। तो ये भी इन्हीं हाउसेस के कारण उस व्यक्ति में विशेष योग्यता और अचानक आ जाना जिसका, और जिसको एक्सप्लेन ना कर पाना कि कब होगा, कैसे होगा, वो अचानक से सब कुछ जो भी मिलता है वो ये इन्हीं हाउसेस से मिलता है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जिनको ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ जितने भी लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तभी यहाँ है। त्रिक भावों को जैसे ही हम बोलते हैं 6th में कोई प्लेनेट है, 8th में प्लेनेट है या 12th में और उसकी दशा आ गई तो हम डरने लगते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरह से कनेक्शंस बनाता है। कनेक्शंस बनाएगा कोई भी प्लेनेट, वैदिक ज्योतिष में उसको या तो भावों के जो स्वामी हैं वो युति में हो, दृष्टि में हो, राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो,
इस तरह से ही उनके आपस में कनेक्शंस बनते हैं। अगर लग्न का कनेक्शन 5th से बनता है, 11th से बनता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ही हैप्पी पर्सन होता है, हमेशा हंसता रहेगा, टेंशन्स भी होंगे उसको, उनको भी उड़ा देगा, लेकिन वो हमेशा हंसता मिलेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। 5th हाउस हाउस ऑफ सॉल्यूशन है, यहां से वो सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो ये जो कनेक्शंस बनते हैं व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 2 तरह से हैं। वो एक तो चार्ट का पोटेंशियल, कि उस चार्ट में वो पोटेंशियल है या नहीं, और दूसरा अगर है तो कितना है और वो कब मिलेगा, वो डिलीवर कब होंगे रिजल्ट्स। ये सब यही हाउस के एट्रीब्यूट्स बताते हैं। और त्रिक भावों के भी जब कनेक्शंस पॉजिटिव हाउसेस से बनते हैं, कैसे पॉजिटिव हाउसेस, 2nd हाउस को हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि वहां से हमको जो कुछ मिल रहा है उसमें से मैक्सिमम सब पॉजिटिव मिल रहा है। 3rd हाउस से मैक्सिमम पॉजिटिव मिल रहा है, 10th 11th। तो जब यहां से वो कनेक्शन बनते हैं तो फिर 8th हाउस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। 8th हाउस को अगर हम गहरा कुआं कहें, मिस्टीरियस प्लेस है, तो 12th हाउस बड़ा समुंदर है। 8th हाउस का जो पोटेंशियल है अचानक से देने का, उससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल 12th हाउस का है। अगर वो पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्ट हो जाता है तो व्यक्ति लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करता है, और इतना ज्यादा ग्रो करता है कि उसको खुद को भी समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ भावों के कनेक्शंस एक दूसरे से बनते हैं। अभी हमने सारे भावों के एट्रीब्यूट्स देख लिए। इन भावों के डोमेन में जो भी कुछ था उनमें से मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली। इनके कनेक्शंस आपस में, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी भाव अकेला कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता, उसको दूसरे हाउसेस के साथ कनेक्ट होना होता है। यहाँ पे हमने जो अभी 1 से लेके 12 तक हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स देखे हैं, उनका पोटेंशियल की बात की, वो लगन के लिए की है कि लगन को ये भाव क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। लगन को मीन्स व्यक्ति को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, व्यक्ति को क्या मिल रहा है इनसे, अलग अलग भावों से किस तरह से मिल रहा है। अगर 2, 6, 10 और 11 भावों की बात करें तो लगन को सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। 8, 6, 8, 12 की बात करें तो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है। 3, 9 कनेक्ट होते हैं, कोर्ट केस है 6, 12 के साथ में। 8th हाउस है, डिफेम मिल सकता है। तो ये सभी तरह के नेगेटिव पॉजिटिव चीज हाउसेस जब लगन से कनेक्ट होते हैं, ऑफकोर्स लगन से ही कनेक्ट होते हैं सब, तो वो सब लगन को मिलता है। तो ये बात लगन के हाउस 1st हाउस की हो गई कि इसको मिलता है। इसी तरह से हर हाउस के भी कोऑर्डिनेट्स वही होता है। मींस अगर हम फॉर एग्जांपल 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस के लिए, जैसे लगन के लिए 2nd हाउस लगन का एक्सप्रेशन था, लगन का धन भाव था, वृद्धि भाव था, वैसे ही 10th के लिए जो हमारा प्रोफेशन का हाउस है उसके लिए वृद्धि भाव 11th हाउस हो गया, क्योंकि 11th हाउस इसका वृद्धि भाव है, इसका धन भाव है। तो लगन के लिए जो 10th हाउस के लिए प्रोफेशन के लिए 11th हाउस, ये इसका वृद्धि भाव हो गया। इसका 3rd हाउस मिलेगा जब कनेक्ट होगा 10th से। जिन दशाओं में भी या जिस समय हम अगर प्रॉमिस चेक कर रहे हैं या एश्योरेंस चेक कर रहे हैं, उस समय भी 3rd हाउस 10th को कंट्रीब्यूट क्या करेगा, लगन को कंट्रीब्यूट करेगा, वो अलग चीज है। लगन को उसने कम्युनिकेशन दे दिया, करस्पॉन्डेंस दे दिया, ये सब। 10th को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, 10th को एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोफेशन में। कितने एफर्ट्स डालता है व्यक्ति, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है, या प्राइवेट जॉब में भी हेल्प इधर उधर सीख करता रहता है कि दूसरे लोग मेरा काम कर दें, या वो खुद कर रहा है। ये कंट्रीब्यूट करता है 3rd हाउस, क्योंकि वो हाउस ऑफ एफर्ट्स भी है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करेगा जॉब को, प्रोफेशन को। जब हम बात जॉब की कर रहे हैं, 10th हाउस की कर रहे हैं, तो अभी हम केवल 10th हाउस की एग्जाम्पल से ही इस चीज को समझते हैं। 8th हाउस 10th हाउस का 11th हाउस है। जैसे लगन का 11th हाउस लगन को लाभ देता है, उसका लाभ भाव कहा जाता है, वैसे ही 8th हाउस जो है वो 10th का लाभ भाव है, 10th को लाभ देता है। कैसे, प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी,
हायर लेवल तक जा सकता है व्यक्ति। लेकिन वो 8th हाउस लगन के लिए भी है। लगन को क्या देगा वो? स्ट्रेस, टेंशन, ओवरलोडिंग, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे तरक्की होती है, जैसे जैसे पद बढ़ता है, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ते हैं, चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। ये 8th हाउस लगन को चैलेंज दे रहा है, लेकिन 10th को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसका 11th होने के कारण पद में वृद्धि दे रहा है। तो ये हर हाउस का कनेक्शन बाकी के 12 भावों से जिस तरह से बनता है, उस हाउस का पोटेंशियल उसी तरह से हमको शो होता है। अभी लगन के हमने 6, 8, 12 त्रिक भावों की बात की, तो 10th के भी तो त्रिक भाव होंगे। वो 10th के त्रिक भाव उसको क्या देंगे? प्रोफेशन के त्रिक भाव, उसके प्रोफेशन के त्रिक भाव। 10th हाउस का त्रिक भाव सबसे पहला छठा हाउस, 10th से 6th काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, थर्ड हाउस। थोड़ी सी प्रॉब्लम, एफर्ट्स ज्यादा। 8th हाउस उसका 5th हो जाएगा, जॉब में परेशानी, आप चेंज, जॉब में चेंज भी दे सकता है। पॉजिटिवली कनेक्ट है तो ये चेंज पॉजिटिव होगा, नेगेटिवली कनेक्ट है तो जॉब छूट भी जाता है। 9th हाउस जिसको हम भाग्य भाव जानते हैं, लगन के लिए भाग्य भाव है, वो लगन को सपोर्ट करेगा। लेकिन वो अगर 10th के त्रिक भावों से कनेक्ट हो रहा है, मींस 5 से कनेक्ट हो रहा है 9th हाउस, तो उस व्यक्ति की नौकरी पक्का छूट जाना है। फिर चाहे कितना भी लाभ भाव की दशा चल रही हो, लाभ होंगे उसको, या उसका जीवन दूसरी किसी और तरीके से आसानी हो जाएगी, उसमें कोई सपोर्ट मिल जाएगा, भाई बहन से या परिवार के किसी सदस्य से सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इस 10th हाउस को तो प्रॉब्लम ही मिलने वाली है, क्योंकि ये 10th हाउस अपने त्रिक भावों से कनेक्ट हो गया है, 6, 8, 12, जो कि 3, 5 एंड 9 है 10th हाउस के लिए। तो उसके कर्म भाव के लिए, कर्म के लिए प्रॉब्लम्स आ जाने वाले हैं। ये त्रिक भाव की हमने यहाँ पे बात की, प्रोफेशन के त्रिक भाव। अभी 12th भाव जो कि 10th का थर्ड है, तो 10th का परिवृद्धि भाव है। जैसे हमने लगन के लिए देखा था, लगन का एक्सप्रेशन सेकंड हाउस, और उसका तीसरा भाव उसका परिवृद्धि भाव है, और ज्यादा उसको एक्सप्रेस करता है। सेकंड हाउस होता है वो केवल परिवार में बोलता है, अपने मित्रों के बीच या एक छोटे से समूह के बीच में बातचीत करता है, 1 to 1 बात करता है। लेकिन जब थर्ड हाउस परिवृद्धि भाव की बात करते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन करता है, बहुत सारे लोगों के साथ बात करता है, वो क्षमता उसमें होती है लगन में। अगर हम लगन के विद रेस्पेक्ट बात करें तो, बात अभी एग्जाम्पल हम 10th हाउस की ले रहे थे, तो 10th हाउस के लिए फिर यही क्वेश्चन है कि जो 12th है वो 10th के लिए परिवृद्धि हाउस है। प्रोफेशन में इतनी ज्यादा वृद्धि, इतनी अनएक्सपेक्टेड चेंज उसके लिए, बहुत बड़ी पोजीशन तक पहुंच जाना, अचानक से बड़ा नेम फेम हो जाना। अचानक कुछ लोग होते हैं, हम लोगों को सभी को मालूम है, सब जानते हैं, नॉर्मली घर में गांव में रह रहे होते हैं और अचानक से वो सांसद बन जाते हैं, बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, नौकरियों में भी हैं, सडनली बाईपास करते हुए उनको पदोन्नति मिल जाती है। तो ये जस्ट इसी 12th हाउस के कारण होता है। अब ये 12th हाउस ने 10th हाउस को तो परिवृद्धि दे दी, लेकिन वो लगन को भी साथ साथ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ खाली 10th हाउस को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लगन को कंट्रीब्यूट करेगा टेंशन, आइसोलेशन, स्लीप डिप्रेवेशन। जितना काम बढ़ेगा, जितना ओहदा बढ़ेगा, उतनी समस्याएं, और जितना बड़ा ओहदा व्यक्ति का हो जाता है, उतना वो आइसोलेट हो जाता है सोसाइटी से, लोगों से। वो सिर्फ अपने काम तक और अपने केबिन तक, अपने ऑफिस तक सीमित रह जाता है, अपने घर के 4 मेंबर्स तक सीमित रह जाता है। जितना बड़ा पद उसका होता चला जाता है, वो रिश्तेदारों से भी दूर होता चला जाता है। तो इस तरह से ये 12th हाउस लगन को आइसोलेशन में डाल देता है। लेकिन 10th को वृद्धि दिया, उसने काफी वृद्धि दिया। तो इस तरह से
ये हर भाव, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 10th हाउस को संभाला था, 10th हाउस को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से हर भाव के अपने अपने कनेक्शंस होते हैं। उस भाव को एक्चुअली कुंडली के बाकी 12 भाव किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है उस हाउस में। क्योंकि हमने 10th हाउस का पोटेंशियल देखा, बहुत बड़ा पोटेंशियल हो गया, व्यक्ति बड़े पद तक पहुंच गया, प्रोटोकॉल के कारण वो आइसोलेशन में हो गया, जीवन में कुछ उसके खुशियां नहीं रही बहुत ज्यादा। उतनी देर वो एंजॉय करता है, बहुत लोग उसको सलाम करते हैं, लोग उसको बहुत मानते हैं, जहां जाता है बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन उसको जो अंदर से एक खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं उसकी गुम हो गई, कहीं वो अकेला रह गया। तो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट किया हाउसेज ने, त्रिक भाव ने भी, भाव के त्रिक भाव और भाव के पॉजिटिव भाव, हमको इस तरह से किसी भी भाव के पोटेंशियल को चेक करना है। भावों का कनेक्शन, भावों के एट्रीब्यूट्स यहां हमने सभी देखे। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी अकेला भाव कुछ नहीं देता, उसके डोमेन में जो भी चीज है वो, या जो भी इवेंट्स हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको वो अकेला नहीं दे सकता, इनको जस्ट वो शो कर रहा है, इनका एश्योरेंस वो देता है कि मैं यहाँ लेके बैठा हूं। लेकिन एश्योरेंस वो कब देगा, जब वो बाकी के पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्ट होगा। अगर नेगेटिव हाउस का एश्योरेंस देख रहे हैं या नेगेटिव इवेंट का एश्योरेंस है, तो वो नेगेटिव हाउसेस ही उसको एश्योरेंस देंगे। जैसे यहाँ मैरिज की बात करें, 7th हाउस वो मैरिज दिखाता है, स्पाउस, हाउस ऑफ स्पाउस है, अकेले नहीं दे सकता, लेकिन वो कब देगा, जब वो 2nd से कनेक्ट होगा, 5th से कनेक्ट होगा, 11th से कनेक्ट होगा। 5th हैप्पीनेस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए है। प्रोफेशन, प्रोफेशन मिल गया, हमने 10th हाउस को एनालाइज कर लिया। वो कब देगा, जब 6-11 के साथ कनेक्ट होगा या 5-7 के साथ कनेक्ट होगा, अलोंग विथ 2nd हाउस। अर्निंग्स, रेगुलर अर्निंग्स, व्हीकल परचेज करना है, हाउस परचेज करना है, या कोई फार्मिंग लैंड परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, उसके लिए, या घर के छोटे मोटे गैजेट्स भी हैं, एसी परचेज करना है, फ्रिज है, उसके लिए भी 4th हाउस। कब होगा ये, जब 4th हाउस 2-6-11 के साथ कनेक्ट करेगा, साथ में 12th भी, क्योंकि वो हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है। जब तक हम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तब तक परचेज कैसे करेंगे। तो इतना नहीं कि केवल इतने ही हाउस कनेक्ट होते हैं, जब आप प्रिडिक्शन पार्ट पे आएंगे उस समय आप इनको देखेंगे कि किस तरह से कनेक्शंस बनाने हैं। लेकिन हाँ, मेनली इन हाउसेस को हम कनेक्ट करते हैं तब हमको रिजल्ट मिलने। जैसे हमने देखा था, हायर लर्निंग, हायर डिग्रीज 9th हाउस से होती हैं, रिसर्च 9th हाउस से होती हैं, रिसर्च जिसको हम पब्लिश कराते हैं वो वाली रिसर्च, उसके लिए 4th, 5th, 2nd और 11th कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो रिसर्च दे पाएंगे। तो यहाँ मैंने अभी सारे भाव कनेक्शंस जितना पॉसिबल हुआ बहुत संक्षिप्त में किया है। जानती हूँ बहुत कुछ कवर नहीं हो पाया है, लेकिन काफी कुछ कवर करने की कोशिश भी की है। इसके बाद आपके कोई प्रश्न हैं तो अनम्यूट करिए और वो प्रश्न का आंसर करूंगी मैं। अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम निशा जी, नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम, जैसे अभी आपने बोला कि भाव का जो कनेक्शन होता है एक जैसे कि एक ब्लॉक का या एक घर का 9th हाउस का 4th हाउस से, तो हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये दो हाउसेस का जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब वो हम कैसे समझते हैं? हाँ, आपको अगर एजुकेशन के बारे में केवल बात करनी है, जैसे मैंने अभी 10th का एग्जांपल दिया था, और यहाँ अगर आप केवल हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन को कनेक्ट करता है प्लेनेट, मींस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, या वहां पर बैठे हुए प्लेनेट, या 9th हाउस पर दृष्टि देने वाले प्लेनेट, या 9th लॉर्ड जिनके साथ बैठा है वो प्लेनेट्स, ये जिस तरह से कनेक्शन करते हैं, ये जहां भी अपना अधिकार रखते हैं उस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। अगर ये अधिकार अपना 8th और 12th पे रखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वो लगन को मुश्किल देने वाले हैं, लगन को परेशानी में डालने वाले हैं, तो लगन को परेशानी डलेगी। प्लस 9th का जो पॉजिटिव हाउस है, अगर वो नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, 9th का 12th हाउस 8th हाउस होता है, अगर वो कनेक्ट हो गया तो उसके एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ब्रेक आएगा ही आएगा।
तो इस तरह से हायर एजुकेशन के कनेक्शन देखेंगे, किसी भी भाव के देखें आप, जो भी भाव लेंगे उस भाव के वृद्धि भाव, परिवृद्धि भाव, लाभ भाव, इनको देखें पॉजिटिवली, और अगर नेगेटिवली कोई इवेंट हो रहा है या हमको कहीं दिखाई दे रहा है तो उनके त्रिक भावों को देखें। इस तरह से हम उसको जज करेंगे कि ये नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। तो सारे हाउसेस का पॉजिटिव भाव और नेगेटिव भाव होगा एंड हम उसको कैलकुलेट करेंगे त्रिक भाव से और षष्ठ भाव से, नहीं, राइट? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमने पहले लगन के लिए देखा कि 6, 8, 12 वो लगन को तकलीफ देने वाले हैं, ठीक है। तो उससे हमको चार्ट का पोटेंशियल पता चल गया कि इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में पोटेंशियल कितना है। इसको हायर एजुकेशन या एजुकेशन लेने की कैपेबिलिटी इसमें है भी कि नहीं है, ये बात हो गई लगन के पोटेंशियल की। अब हम बात कर रहे हैं, आपने बोला हायर एजुकेशन के पोटेंशियल की, 9th हाउस के पोटेंशियल की। 9th हाउस अपने त्रिक भावों से अगर कनेक्ट होता है तो उसको हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। अच्छा। भले ही वो बुद्धिमान होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, नॉलेज होगी उसके पास, लेकिन डिग्रीज नहीं मिलेंगी हायर एजुकेशन वाली, उनमें ब्रेक आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। और कोई? प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। मैम मेरा एक प्रश्न था। सबसे जी। पहले तो मैम आपने जो भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे बताया लव रिलेशनशिप 5वें भाव से हम देखते हैं, तो जी मैम इसमें हम कब फेल होते हैं और कब हमें सक्सेस मिलती है? और मैम मेरा एक और प्रश्न था जी। कि 11वें भाव में मैम कौन से ग्रह होना शुभ होता है और कौन से नहीं होना चाहिए? आपने जैसे बताया 11वां भाव लाभ का भाव होता है। हाँ जी ठीक है, मैं पहले आपके सेकंड प्रश्न का उत्तर पहले दूंगी। जी वो आपने ग्रह के बारे में बात की है, अभी आज जो हमने विषय पढ़ाया है, जो विषय लिया है, वो ग्रह के बारे में नहीं है। हमने केवल भावों के एट्रीब्यूट्स जाने हैं। ग्रह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एस्ट्रोवर्स के ही बहुत ही लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी आपको बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताएंगे। उस समय आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। उत्तर मैं अभी भी दे सकती हूँ, लेकिन हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। जी मैम। ठीक है, अब आपके पहले दूसरे प्रश्न की तरफ आती हूँ, पहले प्रश्न की तरफ आती हूँ, जो आपने कहा लव रिलेशंस का। ये आज बहुत ही प्रिवलेंट टॉपिक है। 5th हाउस लव रिलेशंस दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के लिए 5th हाउस ही देखा जाता है। जब ये 11th से कनेक्ट होगा, लग्न से कनेक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब लव रिलेशन में सक्सेस मिलेगी। लव रिलेशन का वृद्धि भाव 6th हाउस होगा, परिवृद्धि भाव 7th हाउस होगा। जब लव रिलेशंस का अपने परिवृद्धि भाव से कनेक्शन हो जाता है, 11th भाव से कनेक्शन हो जाता है, तब वो रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर इसका कनेक्शन 4th हाउस से कनेक्ट हो गया, 4th क्यों? क्योंकि वो 5th का 12th है, ठीक है। और 5th का 8th हाउस होगा, वो लगन का जो 12th हाउस है वो 5th का 8th होगा। मतलब इस तरह से ये अपने अगर त्रिक भावों से कनेक्ट हो गया तो फिर वो लव रिलेशंस फेल हो जाते हैं और हार्ट ब्रेक होता है। क्योंकि जो 12th हाउस कनेक्ट हुआ है वो लग्न को भी डैमेज करने वाला हो रहा है। डैमेज मीन्स कि लग्न को परेशानी देने वाला हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है उसका। बहुत इस तरह से लोग, अगर ये हाउसेस कनेक्ट होते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। 5th लॉर्ड अगर 8th में है, छोटा सा कनेक्शन है, जरूरी नहीं है कि 100% करेक्ट हो, बट मैक्सिमम टाइम करेक्ट होता है। लव रिलेशंस में प्रॉब्लम आता ही आता है, बिकॉज 5th लॉर्ड है वो। हम हालांकि राशि लॉर्ड लेवल पे बात नहीं करते हैं और वहां पे प्रिडिक्शन देते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, राशि लॉर्ड है तो वो कुछ तो इंपॉर्टेंस अपना रखता ही है, तो वहां पे प्रॉब्लम तो वो जरूर देगा। लगन को प्रॉब्लम देगा, रिलेशनशिप को प्रॉब्लम देगा नहीं देगा, चलेगी, रुक रुक के चलेगी, बीच में नाराजगी होगी, मनाना होगा, रूठना होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो लग्न को प्रॉब्लम जरूर देगा। क्योंकि उस रिलेशंस के कारण व्यक्ति का फोकस हटेगा, वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएगा, अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाएगा, स्टडीज कर रहा है तो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो जब इस तरह के कनेक्शंस बनते हैं तो वो लव रिलेशंस में ब्रेक होता है और यह प्रॉब्लम आती है। और अगर पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्शन बनते हैं, मींस 5, 6, 7, 9, 11, तो फिर
ये रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप होती है, हार्मोनियस होती है और फिर शादी में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, दिस इज आदित्य नारायण अवस्थी। जी। मैम मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अगर लग्न लॉर्ड 8th हाउस में होता है तो क्या जो अगर कुंडली में कोई राजयोग भी होते हैं तो क्या वो भी उनका भी इफेक्ट कम हो जाता है क्या? और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 9th और 10th लॉर्ड में एक्सचेंज हो, यानी 9th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 9th में हो, तो उसका क्या इफेक्ट होता है मैम? हाँ, पहली बात करते हैं कि अगर लगन का लॉर्ड 8th में है, लगन का लॉर्ड 8th में है, लेकिन 8th में जाने से ही अकेले वो नेगेटिव नहीं हो गया। देखिए मेष राशि की अगर आप बात करेंगे, अगर मेष लगन का असेंडेंट है तो उसका तो लगन लॉर्ड 8th लॉर्ड भी बनता है। तो केवल इतने से कनेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कनेक्शन उसको हार्ड वर्किंग बना सकता है, एडिशनल एफर्ट्स लेने की परिस्थिति खड़ी कर सकता है, ये हो सकता है। या उसको कुछ बहुत ज्यादा जानने की उत्सुकता हो सकती है। और अगर वो आगे भी कहीं नेगेटिव हो जाता है कि 12th लॉर्ड से एफ्लिक्टेड हो गया या राहु केतु शनि मंगल इनसे एफ्लिक्टेड हो गया, तो फिर ये लगन लॉर्ड का 8th में बैठना फिर प्रॉब्लमेटिक है। और अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है, जुपिटर से दृष्ट है, जुपिटर से किसी भी तरह से कनेक्शन बना रहा है, या शुक्र के साथ है, या जो भी हमारे सौम्य ग्रह हैं उनसे कनेक्ट बनाता है, तो फिर वो बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं है। लगन लॉर्ड 8th में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत हाइट्स पर पहुंचते हुए देखा गया है। ये सारा मैटर डिपेंड करता है कि वो आगे कनेक्शंस कैसे होते हैं ग्रहों से। तो ये जो ऊर्जा है, कल आपने वो ऊर्जा देखी थी, राशियों की ऊर्जा, राशियां जो हैं जिस तरह का उनका भी देखा था, वो अपनी ऊर्जा अगर किसी भाव में देती हैं तो वहां वो एक एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं। किसी भी भाव को जो राशि वहां पे है, वो राशि लॉर्ड, उसका एलिमेंट या उसका नेचर, ये सारी चीजें मिलके उस भाव को एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं। उसके बाद वहां जो प्लैनेट्स अपना असर देंगे, ये सब मिलके रिजल्ट देंगे। केवल इतना बोल देने से कि लग्नेश 8th हाउस में आ गया तो नेगेटिव हो गया, ऐसे नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि 9th और 10th लॉर्ड में एक्सचेंज है, ठीक है? यही यस मैम। हाँ, 9th और 10th लॉर्ड में एक्सचेंज है। देखिए दो तरह से बातें हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, वो अपना कर्म जो भी करेगा वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के कर सकता है, या जो उसकी जान पहचान होगी, लोग उसको जानते होंगे, वो इसी तरह से जानते होंगे कि वो व्यक्ति के पास बहुत नॉलेज है। एक बात तो ये 9th लॉर्ड 10th में पहुंचना, व्यक्ति क्योंकि वो अपने से वृद्धि भाव में पहुंच गया है, व्यक्ति भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली का मतलब क्या है? जहां हमको जब जब जिस चीज की जरूरत पड़े वो कम एफर्ट्स में उपलब्ध हो जाए। अब ऐसा तो नहीं कि 9th लॉर्ड 10th में आ गया तो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, वो डिपेंड करेगा कि किस किस तरह से वो आगे फिर कनेक्शन बनाएगा। वो जो 9th लॉर्ड 10th में आया है, वो और किन भावों के स्वामियों के साथ या किन ग्रहों के साथ अपने कनेक्शन बना रहा है, वो उस तरह से वृद्धि देगा। लेकिन हाँ, भाग्यशाली जरूर होगा वो व्यक्ति, किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत भाग्यशाली होगा। 10th लॉर्ड का 9th में आ जाना, एक्सचेंज किया है इन्होंने, एक्सचेंज को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि एक्सचेंज उसी तरह से है, आप मेरे घर में रहो, मैं आपके घर में रहूं, मैं आपके घर को डैमेज नहीं करूंगी, आप मेरे घर को डैमेज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर की चिंता है, जो मेरा घर आपके पास है ना? वही बात है। तो ये 9th और 10th का एक्सचेंज बहुत अच्छा माना जाता है। इसको ज्योतिष में कर्माधिकारी धर्माधिकारी योग भी बोलते हैं, जो कि नेशनल लेवल के जॉब्स के लिए या एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। आपको आंसर किया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, और कोई? मैम ये हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये पिता का विचार 9th हाउस से करते हैं, 10th हाउस से करते हैं, या दोनों से ही करना चाहिए? क्योंकि 4th से 7th होता है और 5th से 5th जो है 9th होता है, तो दोनों से करना चाहिए या केवल 9th या 10th से ही करना चाहिए? पिता का विचार। जी, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमने जैसे अभी के जिस समय हम रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि एक भाव और उसके सामने वाला भाव उसके स्पाउस का भाव होता है। लेकिन यहाँ हम
10th और 9th में कंफ्यूज हो रहे हैं कि 9th को पिता का भाव माने, क्योंकि वो तो मदर के लिए 6th हो गया, और अगर हम 10th को मानते हैं तो वो मदर का 7th होता है, मतलब उनका स्पाउस होता है। जी इसमें आपका आंसर है, किसी भी महिला का स्पाउस वो 10th हाउस, अगर हम मदर की बात कर रहे हैं तो मदर का जो स्पाउस है वो 10th हाउस, जैसे जो फॉरेन में होता है, एक शादी नहीं होती, कई शादियां करते हैं लोग, तो उस समय जो स्पाउस या जो पालक हैं, क्योंकि जो मदर का स्पाउस होगा वही बच्चे का पालक भी होगा, उस समय गार्जियन होगा, तो वो गार्जियन को अगर हम देखेंगे, इस केस में देखेंगे तो हम 10th हाउस देखेंगे, और अगर हम जेनेटिकल कनेक्शन की बात करते हैं तो वो फिर 9th हाउस से देखेंगे। जी फादर जो होंगे वो 9th हाउस से होंगे, बायोलॉजिकल फादर, क्योंकि एक कुंडली में जेनेटिक कनेक्शन भी बनता है जिसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं, 159 का। 9 हमारे पिता हैं तो हम उनकी संतान हैं, जो वहां से पंचम है, और हमसे पंचम हमारी संतान है, और संतान के दादा फिर 9th होते हैं, तो ये जेनेटिकल कनेक्शन बनता है। और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी आप कहीं किसी परिवार में देखते हैं, देखने को मिल जाते हैं बहुत बार, तो यही कनेक्शन है जो उनको जोड़ता है, 159 का कनेक्शन, इसी से उन जो पीढ़ियों से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है वो आगे ट्रांसफर होती है। that means genetical relationship should be seen by the 9th house and guardianship should be seen by the 10th house. 10th हाउस, करेक्ट। Okay ma'am, thank you. तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी है, हम आगे भी मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हाउस के एट्रीब्यूट्स और उनके कनेक्शंस को समझाने का। अब यही है, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू मैम, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम मैम, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू।